हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो फार हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर हमने कहा था द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनफैक्ट अगर प्रिसाइज वे में कहें तो हम बोल सकते हैं विच कन्वर्ट्स स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी ऑफ अ सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो डेफिनेशन बिल्कुल रिवर्स हो गई है। अब हम क्या बोल रहे हैं, द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आप देख सकते हैं ये सेल का सेटअप है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है। उसके इस बैटरी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। मीन्स अगर यहाँ पर इस बैटरी को रिमूव कर दिया जाएगा तो सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो आपको याद होगा उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी नहीं लगाई हुई थी। वहाँ पर क्या था, सेल की अपनी खुद की जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थे उनकी रिएक्शन हो रही थी और उसी से क्या हो रहा था, वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था, रीडिंग आ रही थी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब बैटरी लगा रहे हैं तभी यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर बैटरी नहीं होगी तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। इट मीन्स एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर। तो इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव हो गई। गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स अगर आपने बैटरी रिमूव कर दी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। और क्या डिफरेंस है यहाँ पर, आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड वाज पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मेन डिफरेंस है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनोड भी कॉपर की ली हुई है और कैथोड भी कॉपर की ही ली हुई है। दोनों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आपने यहाँ पर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है, एक बैटरी यहाँ पर ज्वाइन कर दी है, तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, बेशक वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। तो दिस वन इज एनोड, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर, कॉपर आयन है, दे विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, मींस क्यूप्रस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्यूप्रिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये है क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, एनोड के ऊपर। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। दिस वन इज योर कैथोड, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योर कॉपर सॉलिड के अंदर। तो नेट रिएक्शन क्या हुई है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एनोड से यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट था सॉलिड फॉर्म में था वो सॉल्यूशन के अंदर गया। सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर आयन है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो एनोड है वो डिप्लीट हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और यहाँ पर कॉपर की बात करें तो यहाँ पर डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये थिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या है, इस तरीके की रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मींस यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर मेटल की रोड है वो डिप की जाती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इम्प्योरिटीज है वो तो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, और प्योर मेटल है वो एनोड के ऊपर से निकलकर और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इसको हम और डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, बट इसकी एप्लीकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई है। सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सेम ही मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे, ये चेंज भी होगी। अभी हम काफ़ी सारी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शंस डिस्कस करें उससे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे जो था उन्होंने लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, जो कि वैलिड है टिल डेट। तो क्या है फैराडे की दो लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के। फर्स्ट लॉ है the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी
यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा इस पॉइंट के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हम बोलेंगे कि मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज लग रही है आपको, पर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा। सो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur at any electrode is proportional to the quantity of electricity passed। ठीक है, ओके। अभी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर होती है, Q के बराबर होती है। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, वेयर आई इज द करंट इन एम्पियर एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, जैसे बहुत पहले ही पता है आपको, 10th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं आप। ओके, अब बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है कितनी रिक्वायर्ड होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टोक्योमेट्री ऑफ एनी रिएक्शन। ये यहाँ पर कॉपर को 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए, या फिर ये लगा लीजिए x ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, या फिर कॉपर की जगह मैं यहाँ पर बोलती हूँ x ग्राम जिंक को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या सेम अमाउंट ऑफ मेटल को डिपॉजिट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी क्या? तो इसका आंसर दिया फैराडे ने अपने सेकंड लॉ से। तो उन्होंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सेम पास की है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ले लिया, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का ले लिया। अब हमने क्या किया है, सॉल्यूशन चेंज कर दिया है, लेकिन करंट का अमाउंट सेम रखा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, चार्ज इज सेम। तो क्या इक्वल अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है कैथोड के ऊपर? नहीं, इक्वल अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा। अब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। और ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, it is nothing but atomic mass divided by number of electrons required to reduce the cation। मीन्स कॉपर की बात करें, आपको पता है कॉपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर यस रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कीटायन से, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे इसकी दूसरी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं फैराडे सेकंड लॉ की, ये क्या है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स the masses of different ions that are liberated at the electrode is directly proportional to their chemical equivalent weight। सेम चीज़ है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आप लर्न कर सकते हो। बात वही है कि अगर आपने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, देखिए सिर्फ एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रखा हुआ है और इसी को हमने 3 सेल से पास किया है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। तो यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके केमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। कुछ नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोला है और कुछ नहीं किया है, सिंपली ये W1 अपॉन E1, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दोनों के अंदर क्या है, सेम पास की गई है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पर। और अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कर दी तो फिर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट वेट पर, या फिर हम बोल देते हैं केमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर। तो यहाँ पे W इज प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है जो, और E रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। चलिए, ये तो हो गए फैराडेज के गोला, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
एक एग्जांपल देखते हैं। ये है सिल्वर की रिएक्शन करा रखी है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है सिल्वर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर आयन है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्योर सिल्वर सॉलिड के अंदर। तो ये एक एटम की बात करूँ, एक आयन की बात करूँ, तो फिर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो रिएक्शन है ये फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 1 मोल अगर हम बोलें यहाँ पर 1 मोल सिल्वर आयन है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है दैट विल ऑल्सो बी 1 मोल ऑफ सिल्वर। तो अगर 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल की, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सिंपली एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो यही कर रखा है यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आती है 96487। ये क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी वैल्यू को हम बोल देते हैं 1 फेराडे, ठीक है। ये 1 फेराडे पहले भी आया था जब हमने बात की थी नर्स्ट इक्वेशन की तब। सो दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फेराडे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। और ये जो एफ है इसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं, 96487 को हम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल। दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी भी रिएक्शन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर कितना चार्ज हम बोलेंगे रिक्वायर्ड है, दैट इज 1 फेराडे, दैट इज 96500 कूलम। ओके, चलिए ये सिल्वर की बात हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम का लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम सॉलिड में बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने पूछा आपसे एक आयन के लिए। अब मेरा सवाल है, बताइए 1 मोल, जो रिएक्शन है तो पूरे 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो आपसे सवाल ये है कि 1 मोल एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए टू एल्यूमिनियम सॉलिड कितना फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। हमें पता है यहाँ पर ये जो बैलेंस इक्वेशन से दिख रहा है कि 3 फराडे। क्यों, क्योंकि एक आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से पता चला हमें, बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चला। तो यहाँ पर 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 3 फराडे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, सॉरी 3 फराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। और हम यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो पाएगा। इसका मतलब कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 2 फराडे, ठीक है। तो उसके लिए मेन स्टेप क्या है, हमें पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसी के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर इस बार हमें टाइम दे रखा है, दिस इज टी, कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है। और हमें पता है हम जब एसआई सिस्टम में डील करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को चेंज करना पड़ेगा इनटू सेकंड्स। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा सेकंड्स के अंदर। ओके, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। हमें यहाँ पर आई दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा, हमें तो चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है कि इतना जितना चार्ज आप डालोगे उतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनेगा। तो हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज हमें मिल जाएगा, हमारे पास आई भी है, हमारे पास टी भी है, और हमें रिलेशन भी पता है, क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, राइट। तो हम यहाँ से चार्ज को कैलकुलेट कर देंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर दिया जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अब आपको बताना है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी एक बैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें हमें ये पता हो कि कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हमें पता है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर कॉपर मेटल में। इसका मतलब अगर प्योर कॉपर आयन होता तो उसको
2 फराडे चार्ज की ज़रूरत होती, रिक्वायरमेंट होती, और वो प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 फराडे चार्ज है तो प्योर कॉपर मेटल मिल रहा है, मतलब कि इसका जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना हमें कॉपर मेटल मिल रहा है। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर गिवन चार्ज हमें पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वो आंसर आएगा हमारा कूलम्ब में। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उस कूलम्ब को हम फेराडे में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम क्या करें, ये जो फेराडे है इसको कूलम्ब में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको 96500 से मल्टीप्लाई करके, राइट। चलिए कैसे करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम दे रखा है हमें, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे चार्ज। चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, पूरी वैल्यूज हमने लिखी, 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 600 सेकेंड से, तो ये आ गया हमारे पास 900 कूलम। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो यानी 2 फैराडे चार्ज एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, वी रिक्वायर 2 फैराडे, या फिर कितना कूलम, 2 इंटू 96487, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया, टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ 60, और हम बोल सकते हैं 1 मोल कॉपर का क्या मतलब होता है, 63 ग्राम ऑफ कॉपर, क्योंकि 63 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर। तो 1 मोल का मतलब क्या है कि 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है बाय 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं बाय दिस मच कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन हमारे पास चार्ज गिवन कितना है, 900 कूलम, तो अब तो यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली हमें निकालना है। हमें पता है कि इतने अमाउंट जो है इससे हमें 63 ग्राम चार्ज मिल रहा है, 63 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो 1 कूलम से कितना मिलेगा, 63 डिवाइडेड बाई दिस मच, 2 इंटू 96487 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मिल रहा है 1 कूलम से इतना, और हमें निकालना कितना से है, 900 कूलम से। तो क्या करेंगे, इसको फिर इस पूरी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से, यही कर रखा है हमने, ठीक है। सो द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96487 यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो दीज आर क्वेश्चन